most compelling platforms for unlisted equity investing. His name is Rajesh Singla. He's the founder and CEO of Planify and the man behind Alpha AIFs. Under his leadership, Planify has become India's largest marketplace for unlisted shares, spanning pre-IPOs, SMEs, startups, unicorns, and delisted shares. 50,000 plus investors advised, 41 successful exits, and 102% annualized return track record. Wow, that is some feat. He'll be making the case today for why you should invest in SME IPOs, a space that most investors still underestimate. Please welcome Mr. Rajesh Singla to take it over from here. Good afternoon, ladies and gentlemen. It is very heartening to see that so many people have flown from different parts of India just to attend this event, and all hats off to Vikas ji and his team for putting up such an good investor meet. So a round of applause, guys, for the team. So I am standing in front of you. मैं ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं बोलना चाहता, मुझे पता है लंच है और ज्ञान से ज़्यादा नींद भी आएगी. तो विल टॉक थिंग्स जो कि डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, समझ में आए, एंड विल कीप द थिंग्स इन अ मोर Q&A फॉर्म. मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज को यहाँ पे डिस्कस कर पाएँ, ताकि ये एक फ्रूटफुल डिस्कशन को आप अपने साथ लेकर जा सकें, है ना. सो आई एम गाइज राजेश सिंगला. आई एम वन ऑफ द फंड मैनेजर्स एंड CEO ऑफ अल्फा AMC. तो अल्फा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने टैगलाइन लिखी है अपनी कंपनी की, बी रिच. और फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक अ मिनट जस्ट टू से कि व्हाट अल्फा स्टैंड्स फॉर. वी वांट, सो देयर आर लॉट मेनी AMCs इन द कंट्री, बहुत अच्छा भी कर रही हैं बहुत सारी AMCs, बट अल्फा स्टैंड्स फॉर आई थिंक इज क्वाइट यूबिक्विटस. हमेशा अल्फा को हम कहते हैं कि जो भी आप डिफरेंशिएटेड रिटर्न बनाते हैं एज कम्पेयर टू द बेंचमार्क, एज कम्पेयर टू एन इंडेक्स, दैट इज कॉल्ड एन अल्फा. एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमेशा हमारा फोकस होगा टू ब्रिंग सम डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स जो कि आपको एक कांस्टेंट अल्फा जनरेट कर दे सके. क्योंकि अगर एक अल्फा जनरेट करना है तो नॉर्मली जो चीज़ों में लोग काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी AMCs काम कर रही हैं, हमारा फोकस उन चीज़ों पे है जहाँ पर अभी AMCs नहीं देख रही, तो वो आपको अल्फा में मिलेगा. और बी रिच, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अमीर बनिए, हालांकि ये भी एक सब्जेक्टिव है, मुकेश अंबानी जी भी कहेंगे कि वो भी शायद इतने अमीर नहीं है, बट हर आदमी जो भी जितने भी नेटवर्थ का है वो उससे आगे बढ़ना चाहता है. वही हमारी टैगलाइन है कि अमीर बनिए. और इसमें हमने जो पहला प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है वो SME फोकस, आप स्लाइड पे देख सकते हैं, वेंचर एक्स SME फंड, जो कि कैटेगरी 1 फंड है. तो मैं पहले 1 मिनट लेके सिर्फ एक डिफरेंस समझाना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन AIF म्यूचुअल फंड एंड PMS. क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड दे डू ऑल्सो इन्वेस्टमेंट्स इन PMS, बट स्टिल द डिफरेंस इज नॉट रियली वेरी क्लियर. अगर हम बिल्कुल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से बात करेंगे, PMS इज द फर्स्ट मोस्ट लाइसेंस और द बेस मोस्ट लाइसेंस विच इज़ गिवन बाय SEBI. तो वहाँ पर अगर आपको PMS का लाइसेंस मिलता है तो आपको सेकेंडरी मार्केट में से, एक्सचेंज में से बेसिकली शेयर्स को बाय करके उसके ऊपर रिटर्न्स बनाने पड़ते हैं. म्यूचुअल फंड में आप सेकेंडरी मार्केट के साथ तो रिटर्न बना ही सकते हैं, प्लस यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शन कि आप मेन बोर्ड में एज एन एंकर इन्वेस्टर बैठ सकते हैं. वेयर एज एन AIF में आपके पास ये दोनों ऑप्शंस के अलावा आप SME कंपनीज में एंकर इन्वेस्टर, बेसिकली इंस्टीट्यूशनल कोटा में कंफर्म्ड अलॉटमेंट ले सकते हैं, प्लस फोर्थ आप प्री IPO में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो ये तो हुआ इन्वेस्टमेंट स्कोप के हिसाब से. अगर मैं AMC के स्किन इन द गेम बोलूँ, तो जब PMS में आप इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी को अपना खुद का पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है, डाल सकते हैं, बट एज एन जो SEBI की रिक्वायरमेंट है कि उनको खुद का पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है, वो इन्वेस्टर्स की मनी मैनेज कर सकते हैं. वेराज इन जब आप म्यूचुअल फंड का लाइसेंस लेते हैं तो AMC को खुद का कम से कम 50 लाख रुपीज़ पर स्कीम डालना पड़ता है, और वहीं AIF में मिनिमम 5 करोड़ है. तो अगर कंट्रीब्यूशन के हिसाब से अगर हम बात करें 0 वर्सेस 50 लाख वर्सेस 5 करोड़, तो स्किन इन द गेम फॉर एन AMC इज मैक्सिमम इन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स. सबसे ज़्यादा पैसा कंपनी लगा रही है
तो उनको भी ध्यान रखना होगा कि वो अपने पैसे के ऊपर भी सही से वर्क करें। ऑन द अदर हैंड इवन इन्वेस्टर की भी बात करूं तो पीएमएस में 50 लाख रुपीज़ इन्वेस्टर को डालने पड़ते हैं। म्यूचुअल फंड में रिटेल प्रोडक्ट है तो 500 रुपये, कई तो इवन 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट हो जाते हैं। वेयर इन फॉर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मिनिमम इज 1 करोड़। तो स्किन इन द गेम इवन फॉर एन इन्वेस्टर इज मैक्सिमम इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। दिस इज प्रिटी मच द बेसिक्स। आई विल नॉट गो इनटू द कैटेगराइजेशंस एंड ऑल दैट पार्ट। हम वो बात करेंगे जिसके लिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया है कि हमने कहा एसएमई फोकस्ड। हम और भी बहुत सारी चीज़ों में काम कर सकते थे, तो एसएमई क्यों? हमने प्री आईपीओ या कोई और चीज़ अनलिस्टेड में काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं, तो एसएमईज ही क्यों पिक किया? उसका आंसर आता है रिटर्न से। तो मूव टू द थर्ड स्लाइड। इसमें हमने क्या किया, निफ्टी 50 बेसिकली लार्ज कैप इंडेक्स को रिप्रेजेंट करती है, टॉप 50 कंपनीज। देन वी हैव निफ्टी स्मॉल कैप एंड देन वी हैव निफ्टी एसएमई। ऑल थ्री आर निफ्टी इंडेसेस। इसको कंपेयर किया है लास्ट 5 ईयर्स के चार्ट पे, हमने रिटर्न्स को चार्ट आउट किया है एब्सोल्यूट टर्म्स में भी और सीएजीआर टर्म्स में भी। अब एब्सोल्यूट इज कि अगर मैंने लमसम पैसा डाला तो कितने बन गए, सीएजीआर इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, तो कंपाउंडेड रिटर्न कितने बने, इंडेक्स ने कितना रिटर्न दिया, उसको चार्ट आउट किया। पहली ऑब्जर्वेशन क्या दिखती है इस चार्ट से कि एसएमईज ने हर साल स्मॉल कैप को और स्मॉल कैप ने हर साल लार्ज कैप को आउट परफॉर्म किया। कोई भी ऐसा साल नहीं है जहां पर हमें ये आउट परफॉर्मेंस ना दिखती हो। अगर इस चार्ट को मैं 5 की बजाय 10, 15, 20, 25, 30 ईयर्स भी करूं तो भी रिजल्ट सेम आएंगे। तो हर साल एसएमईज आउट परफॉर्म कर रही है स्मॉल कैप को और स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं लार्ज कैप को। बहुत बार मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स पे हम सुनते हैं कि लार्ज कैप में पैसा ज़्यादा बनेगा, इसमें बनेगा, पर ऐसा कभी भी नहीं होता। डेटा नहीं एटलीस्ट ये बोलता। अब कितनी आउट परफॉर्मेंस है वो भी देख लेते हैं। अगर 5 साल में आपने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हो तो 5 ईयर्स में निफ्टी एसएमई के इंडेक्स ने 751% मतलब 7.5 करोड़ अपार्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल 7.5 करोड़ का रिटर्न दिया है। वहीं स्मॉल कैप ने 150% मतलब 1.5 करोड़ और निफ्टी 50 मतलब लार्ज कैप ने 87% मीन्स 87 लाख रुपीस का रिटर्न दिया है। अब 7.5 करोड़ में और 1.5 करोड़ में तो 6 करोड़ का डिफरेंस है। ऑलरेडी 5 गुना की बात कर रहे हैं हम। और 7.5 करोड़ में और 87 लाख में मोर देन 6 करोड़ 60 लाख का डिफरेंस है। 6.5 करोड़ से भी ज्यादा का डिफरेंस है। ऑलरेडी 8 टाइम्स की बात कर रहे हैं हम। सो इन जस्ट मैटर ऑफ 5 ईयर्स एसएमईज ने 5 गुना ज्यादा रिटर्न दिए हैं स्मॉल कैप से और 8 गुना ज्यादा रिटर्न दिए हैं लार्ज कैप से। इस वजह से हम बोलते हैं कि सब एचएनआईज और अल्ट्रा एचएनआईज को एक एसएमई में भी एक्सपोजर लेना चाहिए, क्योंकि डेल्टा ही बहुत ज़्यादा है। अल्फा जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से। अब यही सीएजीआर रिटर्न्स देखिए, 53% इंडेक्स ने रिटर्न दिए हैं निफ्टी एसएमई के वर्सेस 20% इन स्मॉल कैप वर्सेस 13% इन लार्ज कैप। अब 13 और 20 में तो 5-7% का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 50% का। पर 20% और 53% में, 20 एंड 53% में ऑलरेडी 2.5 गुना से भी ज़्यादा का डिफरेंस है। अगेन कंपेलिंग रीजन व्हाई वी शुड कंसीडर एसएमईज फॉर इन्वेस्टिंग। अब और थोड़ा सा हैरान करने वाली बात बोलता हूँ। नीचे एक लाइन लिख रखी है हमने, यहाँ तो निफ्टी एसएमई के इंडेक्स के रिटर्न दिखाए हैं, बीएससी का भी एसएमई का इंडेक्स है। आप अभी भी आपके हाथ में मोबाइल है, गूगल भी कर देखेंगे तो भी डेटा सेम ही दिखेगा। बीएससी एसएमई के इंडेक्स ने लास्ट 5 साल में 133% का सीएजीआर रिटर्न दिया। 133% का रिटर्न 5 साल का। जो हम 1 करोड़ का 7.5 करोड़ की बात कर रहे हैं निफ्टी एसएमई में, बीएससी एसएमई इंडेक्स में सेम वैल्यू हैज बिकम 68 करोड़ और 68.5 करोड़। आप इमेजिन कर सकते हैं 1 करोड़ 68 करोड़ बन गया 5 साल में। और ये सब लिस्टेड शेयर हैं और ये सब हमारे सामने हो रहा है। हम थोड़ा सा इस वर्ल्ड को और समझेंगे, मतलब 68 करोड़ लोगों को मुझे समझाने में 7.5 करोड़ में ही मतलब टाइम लग जाता है कि यार 7.5, वो कहते हैं कि 5 साल में 7.5 गुना कैसे हो गए। 5 साल में म्यूचुअल फंड में तो जनरली हम सोचते हैं कि डबल हो जाएंगे या 10 साल में 4 गुना हो जाएंगे, इस तरह की एवरेज है। भाई 5 में तुम 7.5 कह रहे हो और तुम कह रहे हो कि 7.5 नहीं 68 करोड़ 68 करोड़। बट ये ग्राउंड रियलिटी है, ये हो रहा है एक्सचेंजेस पे, ये हो रहा है हमारे सामने। बस यही है कि इस पर रिसर्च कम की गई है। और रिसर्च क्यों कम की गई है मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में बात करता हूँ। इंडिया एक अकेली यूनिक मतलब यूनिक प्रपोजिशन है अपार्ट फ्रॉम यूके टू हैव एन एसएमई एक्सचेंज। यूके वाज द फर्स्ट country to have an SME exchange. India became the second.
2012 में सेबी का फ्रेमवर्क आया, 2013 में बीएससी ने एसएमई एक्सचेंज खोली, 2014 में एनएससी की एसएमई एक्सचेंज खुली, और पहले 5-6 साल इट टुक देम सम टाइम टू गेट द बॉल रोलिंग, मतलब 50-60 कंपनीज ही लिस्ट हुई थी। बट उसके बाद आज 100 से 150 कंपनीज, पहले तो 100 से 150 थी, इनफैक्ट अभी तो 200 से 250 कंपनीज पूरे साल में लिस्ट हो रही हैं। जैसे बॉलीवुड में हम जनरली नेटफ्लिक्स पे या किसी पे देखते हैं कि हर हफ्ते 4-5 नई मूवीज का कंटेंट आ जाता है, वैसे मतलब पूरे साल में 200-250 फिल्में आ रही हैं, वैसे यहाँ पर 200-250 एसएमई कंपनीज आ रही हैं। नॉट एवरी कंपनी इज गुड फॉर इन्वेस्टमेंट, बट जो डेटा बोलता है वो बड़ा जबरदस्त है। इन 1417, ये 31 दिसंबर का डेटा है, 1417 कंपनीज लिस्ट हुई हैं। उन्होंने कुछ तकरीबन 34,000 करोड़ रुपीस रेज किए हैं, जिसकी टोटल मार्केट कैप की वैल्यूएशन कुछ 2 लाख करोड़ से ऊपर है। तो सीरियस मनी की बात हो रही है यहाँ। और हर चौथी कंपनी ने, 1400 में से हर चौथी कंपनी ने 30% से ज्यादा का CAGR रिटर्न दिया है। नाउ 30% CAGR रिटर्न इज अ वेरी गुड रिटर्न। 30% कैगर का रिटर्न इज अ वेरी गुड रिटर्न। हर चौथी कंपनी ने ये दिया है, और हर चौथी कंपनी माइग्रेट भी कर गई है एसएमई से मेन बोर्ड पर। माइग्रेशन तब होता है जब उनकी सारी फॉर्मेलिटीज, मतलब वो मेन बोर्ड के सारी चेकलिस्ट को टिक कर पाए। 3 साल के बाद कंपनी को एलिजिबल किया जाता है कि अब वो मेन बोर्ड में मूव हो सकती है, और जनरली 3.5 साल लगते हैं एवरेज एक एसएमई कंपनी को मेन बोर्ड पे मूव करने के लिए। कुछ एक कंपनीज यहाँ पर लिस्टेड हैं, हमने कुछ टॉप एसएमई कंपनीज, अगर मैं ये 350 में से टॉप 60, 70, 80 कंपनीज निकालूंगा तो मोस्टली कंपनीज ने 10 गुना से ज्यादा का रिटर्न दे रखा होगा, 10 टाइम्स का रिटर्न ऑन एन एवरेज होल्डिंग ऑफ 4 to 5 ईयर्स। पर पहली कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने उससे भी ज्यादा रिटर्न दे रखे हैं। फर्स्ट कंपनी इज डीपी आभूषण, रतलाम, मध्य प्रदेश की कंपनी है। इनफैक्ट आई मेट स्मार्ट होराइजन टीम हियर। उन्हीं के मर्चेंट बैंक, उसी मर्चेंट बैंकर ने इस कंपनी का आईपीओ किया था। आज से 7-8 साल पहले की बात है, 8.5 साल पहले। 2 स्टोर थे ज्वेलरी के, आज तकरीबन 11 स्टोर्स हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान में। 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हैज बिकम 53 करोड़, गिविंग अ CAGR रिटर्न ऑफ 62%। 300 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर तकरीबन 3500-3600 करोड़ हो गया पिछले 7-8 साल में, एंड कंपनी हैज डन वेरी वेल। सेकेंड कंपनी नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग, मुंबई बेस्ड कंपनी है। ड्रेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सिंपल सर्विसेज कि पोर्ट से नीचे की मिट्टी को हटाना है ताकि बड़ी शिप्स आके डॉक कर सकें। एंड इन लेस देन 5 years the share price have become 48 times. 1 crore investment has become 48 crores, giving a CAGR return of 124%. थर्ड कंपनी कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम, लखनऊ बेस्ड कंपनी, रेलवेज में काम कर रही है। इन मैटर ऑफ 3-4 years कंपनी स्टॉक हैज बिकम ऑलमोस्ट 48 टाइम्स। कुछ एक पुरानी कंपनीज भी ली है। दिस इज द फर्स्ट लिस्टेड कंपनी इन एसएमई एक्सचेंज। वॉरी रिन्यूएबल्स अपने आप में ही अब तो बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। वॉरी मोस्ट सब्सक्राइब्ड आईपीओ था वॉरी एनर्जीज आज तक का। 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हैज बिकम 42 करोड़, गिविंग अ CAGR रिटर्न ऑफ 32%। फिफ्थ कंपनी निंटेक सिस्टम, अहमदाबाद की है। 12 करोड़ की वैल्यूएशन पे आईपीओ आया था, आज तकरीबन 1000 करोड़ से थोड़ा सा नीचे वैल्यूएशन है कंपनी की। अगेन इन मैटर ऑफ 10 years कंपनीज द स्टॉक प्राइस हैज बिकम 40 टाइम्स। 1 करोड़ हैज बिकम एक्चुअली 40 करोड़। तो अभी तक हमने कुछ ऐसी एसएमई कंपनीज के बारे में बात करी जो हमारे सामने ग्रो कर रही हैं। इसमें लोग बोलते हैं कि राजेश मैंने वॉरी का नाम तो सुना है, हमने कॉनकॉर्ड का भी अभी नाम रिसेंटली सुनना शुरू कर दिया, बट बाकियों का नाम ही नहीं सुना यार कभी। तो हम बोलते हैं कि चलो उन कंपनीज के बारे में बात करते हैं जो सारी आज की डेट में आप जानते हैं और ब्लू चिप कंपनीज हैं। ये भी जब आईपीओ लेकर आई थी, ये भी सारी कंपनीज एसएमईज ही थी। द फर्स्ट कंपनी आइशर मोटर, बुलेट बनाती है, 35 करोड़ की वैल्यूएशन पे आईपीओ आया था 1992 में। 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट हैज बिकम 6200 करोड़। सेकेंड कंपनी एशियन पेंट्स, 135 करोड़ की वैल्यूएशन पे आईपीओ आया था, आज 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट हैज बिकम 1900 करोड़। थर्ड कंपनी HDFC बैंक, 1995 में 400 करोड़ की वैल्यूएशन पे आईपीओ आया था, आज HDFC म्यूचुअल फंड किसी भी कंपनी में मतलब वो एक्सपोजर ले सकती है 400 करोड़ का, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तब पूरे बैंक का आईपीओ 400 करोड़ में आया था, आज 15.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट हैज बिकम 1900 करोड़।
फोर्थ कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया की लार्जेस्ट है ना कंपनी, 19 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। फिफ्थ डिविस लेबोरेटरी, 100 अच्छा अब थोड़ा रीसेंट की बात कर रहा हूँ, पहले 90s 80s और 70s की एग्जांपल ली हैं, फिर हमने कुछ रीसेंट एग्जांपल्स भी लिए हैं। 2003 में तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग होंगे जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू कर चुके होंगे। डिविस लेबोरेटरी भी हमारे सामने ही लिस्ट हुई थी 140 करोड़ की वैल्यूएशन पे, आज 1,75,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट हैज बिकम 950 करोड़। द नेक्स्ट कंपनी इन्फोसिस, 150 करोड़ की वैल्यूएशन पे आईपीओ आया था, आईपीओ डिडंट इवन गेट सब्सक्राइब, 13 करोड़ रुपए डाले थे मॉर्गन स्टैनली ने आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए, और आज वही 150 करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनी 6.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट हैज बिकम 270 करोड़। मारुति हमने एक एग्जांपल ऐसी ली है जिसमें रादर देन लेस देन 500 या लेस देन 1000 की बजाय हमने लेस देन 5000 वाली कंपनी एक पिक की है। अगेन टू एक्सप्लेन, 3600 करोड़ का वैल्यूएशन था जब आईपीओ आया था 2003 में, गुड़गांव बेस्ड कंपनी, आज 5,25,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट हैज बिकम क्लोज टू 133 करोड़। लास्ट कंपनी जॉकी ब्रांड पेज इंडस्ट्रीज, 400 करोड़ की वैल्यूएशन में आईपीओ आया था, आज ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट हैज बिकम 88 करोड़। नो दीज कंपनीज, ये भी सब एसएमईज थी जो बढ़कर आगे मतलब चलकर बड़ी कंपनीज बनी एंड हैव बिकम टुडे है ना वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज। नो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इन दिस, जो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, मारुति की बात करते हैं, 3600 करोड़ से 45,000 करोड़, जो पहले 13 गुना वाली ग्रोथ है, इट केम इन फर्स्ट 6 years गिविंग अ CAGR रिटर्न ऑफ 51-52%। उसके बाद भी कंपनी ग्रो करी, वहां से भी 12-13 गुना हुई, पर उस 13 गुना की ग्रोथ को आने में ऑलमोस्ट 3 गुना टाइम भी ज़्यादा लग गया, 6 साल की बजाय 16-17 साल हो गए, तो जो CAGR रिटर्न 52% था वो 1/3 हो गया, टाइम फ्रेम 3 गुना हुआ तो 1/3 CAGR रिटर्न हो गया, 51-52 से वो रिटर्न कम होकर 17% आ गया। सेम पेज इंडस्ट्री 400 से 13,000 करोड़ 33 टाइम्स पहले 7 साल में हो गई, उसके बाद भी कंपनी ग्रो करी, ऐसा नहीं उसके बाद नहीं ग्रो करी, 13,000 से 39,000 या 40,000, 3 गुना होने में अगले 11 साल लग गए, सिर्फ 10% का CAGR है, जबकि पहले 7 साल में 65% का ग्रोथ था। लास्ट डिविस लेबोरेटरी, 140 से 8400 करोड़, फर्स्ट 60x गॉट फॉर्म्ड इन फर्स्ट 5 years, उसके बाद भी कंपनी, ऐसा नहीं 8,400 करोड़ से 1,75,000 करोड़ हुई है कंपनी की वैल्यूएशन, ऑलमोस्ट 21 टाइम्स हुई है, 17 साल लग गए, गिविंग अ CAGR रिटर्न ऑफ 20%। अब यहाँ पर आपको 127% का CAGR रिटर्न दिखता है, पिछली दो स्लाइड पीछे चलना, 2 स्लाइड पहले हमने 127% और 124%, 230% का CAGR रिटर्न्स देखे थे। लोग बोलते हैं यार मेरे पापा के टाइम पे हुआ करते थे, मेरे दादाजी के टाइम पे जो उन्होंने पैसे लगा दिए, अब थोड़ा ना मार्केट में ऐसा पैसा बनता है, नहीं ऐसा नहीं, अभी भी बनता है, बस हमें पता नहीं है। हाँ, जिस दिन नॉलेज मरीन यही मुंबई बेस्ड कंपनी चल के 100 गुना 150 गुना बड़ी हो जाएगी, 40-50 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा, सारी दुनिया इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही होगी, तब हम कहेंगे यार बॉम्बे में ही बैठते थे, हमारे सामने कंपनी बड़ी हुई है, पर पहले कभी सुनी नहीं थी, अब ज़रूर सुनने लग गए। इसके लिए थोड़ी सी रिसर्च एक्स्ट्रा लगती है, जिस चीज़ को मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर भी हम सेम CAGR रिटर्न्स देख रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब SMEs के बारे में लोग बोलते हैं कि यार अच्छा राजेश SMEs है क्या ये, तो आज SMEs कंट्रीब्यूट करता है 30% टू द GDP, 46% टू द मैन्युफैक्चरिंग, 44% टू द एक्सपोर्ट्स। आई थिंक बिकॉज ऑफ द शायद उसकी वजह से स्ट्रेच की वजह से थोड़ा सा हिल गया, बट अदरवाइज ठीक आता है। एम्प्लॉयमेंट में 12 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। कंपेयर करते हैं स्टार्टअप्स के साथ, स्टार्टअप्स कंट्रीब्यूट 0.3% टू GDP, तो SME कंट्रीब्यूट्स 100 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू स्टार्टअप्स टुवर्ड्स GDP कंट्रीब्यूशन। स्टार्टअप्स एम्प्लॉय 17 लाख पीपल, 17 लाख लोग स्टार्टअप्स में एम्प्लॉयड हैं। SMEs में 12 करोड़ लोग, ऑलमोस्ट 1.5%, 18 लाख होते तो 1.5% हो जाता। तो SMEs के बिना इंडियन गवर्नमेंट भी समझती है कि गुजारा नहीं है। अगर हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और अगर हमें और भी आगे सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करना है, तो हमें SMEs को बढ़ावा देना ही होगा। इसमें गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI स्कीम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम, है ना,
बहुत इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ने सेक्शन 43BH इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें 45 डेज में क्रेडिट साइकिल में पैसा दिया जाए। 50,000 करोड़ का इक्विटी फंड बनाया है। ये फंड ऑफ फंड है, इनफैक्ट इन्वेस्ट करता है एसएमई कंपनीज में। सिमिलरली तो बहुत कुछ कर रही है गवर्नमेंट भी एसएमईज को बढ़ाने के लिए। तो ये कोई छोटा सेक्टर नहीं है, मतलब वो एसएमई सुनने में जरूर छोटा लगता है, बट एज अ होल इसकी कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी है। और यहीं से ही आगे नेक्स्ट लेग वाली, आज हम रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करके वहां से 10 गुना 20 गुना 40 गुना पैसा नहीं बना सकते। एंड आई एम नॉट सेइंग कि हर इन्वेस्टर का शायद वो इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी भी हो कि हमें 20 गुना 40 गुना पैसा बनाना है। हो सकता है आदमी का ये हो गया मेरे को 10%, 12%, 15% से ही अपने वेल्थ की ग्रोथ चाहिए, बट जिसको 10 गुना 20 गुना 40 गुना वाली ग्रोथ चाहिए, दे शुड ऑल्सो एटलीस्ट लुक एट एसएमईज, क्योंकि ग्रोथ तो मतलब मल्टी बैगर्स तो यहीं से मिलेंगे। थोड़ा और बात करते हैं। अभी तक हमने बात करी एसएमईज की। लोग बोलते हैं राजेश अल्फा एएमसी में हो कौन लोग, आप लोग अपने बारे में बताइए। तो मैं इंजीनियर हूँ, आई एम बीटेक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। I have worked with the likes of earlier with few MNCs, Accenture, Amazon, Snapdeal. तो सीनियर इंजीनियरिंग मैनेजर, तो मुझे टेक समझ में आता है और मुझे फाइनेंस समझ में आता है। I've been into the markets from last 20 years. Before quitting my job and then starting off my own, हमने Planify स्टार्ट किया 8 years before, और वो one of the largest platform है इंडिया में। जैसे कि अनलिस्टेड स्टॉक्स के बारे में पहले बात हुई, तो अनलिस्टेड करते करते वी रियलाइज दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट। अगर हमें थोड़ा और बेटर करना है तो हमें स्ट्रक्चर्ड मार्केट की तरफ चलना चाहिए। दैट इज द रीजन वी टुक द लाइसेंस ऑफ AIF। सेबी से लाइसेंस लिया हमने अल्फा AMC के नेम से, एंड वी हैव स्टार्टेड। अलॉन्ग विद मी इज इशिमा एज वेल एज मनीष नाथ। सो इशिमा बिफोर ज्वाइनिंग अस, सो वी थ्री फॉर्मुलेट द इन्वेस्टमेंट कमेटी। इशिमा बिफोर ज्वाइनिंग अस वॉज पार्ट ऑफ EY, अर्नेस्ट एंड यंग में वो यूरोप की वैल्यूएशंस को हेड करते थे। यूरोप में अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरह के बिजनेसेस हैं। जर्मनी में इंजीनियरिंग गुड्स का काम है, फ्रांस में कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जिसमें वाइन की बॉटल्स, परफ्यूम की बॉटल्स, इटली में इटालियन फर्नीचर, लेदर, यूके में फाइनेंशियल सर्विसेज। तो डूइंग कंपनीज बिजनेस वैल्यूएशन, ड्यू डिलिजेंसेस में इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। देन वी ऑल्सो हैव मनीष नाथ। सो बिफोर ज्वाइनिंग अस ही वॉज अर्लियर पार्ट ऑफ आर्कस्टोन कैपिटल। 20 साल इन्होंने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज भी बिताए हैं। आर्कस्टोन कैपिटल इज अ US बेस्ड हेज फंड। उसका पैसेज टू इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड मैनेज करते थे, और यही सेम एसएमईज और माइक्रो कैप्स में इन्वेस्ट करते थे। और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हुए ही हैज़ इन्वेस्टेड इन फ्यू कंपनीज लाइक ज्योति रेजिन, एस्ट्रल पाइप, पीडीलाइट, रेफेक्स, वॉरी रिन्यूएबल्स। तो वॉरी रिन्यूएबल्स के तो हमने रिटर्न पहले भी देखे। एस्ट्रल पाइप में अगर किसी ने 2013 में 1 करोड़ डाला हो, आज उसकी वैल्यू 200 करोड़ है। इन्वेस्टेड एट 300 करोड़ वैल्यूएशन, टुडे द मार्केट कैप इज क्लोज टू 60,000 करोड़। सिमिलरली ज्योति रेजिन में 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज 700 करोड़ है इन मैटर ऑफ 12 years। तो he has got very good returns for his investors. That is why he has been ranked number 1 AIF fund manager across the world. मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे वर्ल्ड में कह रहा हूँ कि he has been ranked number 1 AIF fund manager. So we three formulate the investment committee and finally take a decision in which companies we should invest and which companies we should avoid. Then we have complete research in-house team. हमारा सारी teams in-house है, मतलब we don't outsource any work. So Atinder leads that front. He before joining us नेत्रिका का पार्ट थे, जिसमें ये RBI के साथ, सेबी के साथ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स के साथ कंपनीज के कॉर्पोरेट फ्रॉड्स पकड़ते थे। ड्यू डिलिजेंस में ही हेड्स आर थिंग। एंड देन वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ एनालिस्ट। दीज आर CFA level 1, level 2, level 3 folks जो मार्केट को समझते हैं, CA ग्रेजुएट्स हैं। वी ऑल्सो हैव नीलेश हेयर सिटिंग विद अस, ही हेड्स आर इंडिया सेल्स। And across team we have presence in BKC Mumbai, we have presence in Gurgaon, Delhi. We also are present at Pune, Bangalore, Kolkata, and 5-6 जगह पे हम ओपन करने वाले हैं। Very soon we are going to open up in Ahmedabad, Chennai, Hyderabad, Lucknow, Indore and Nasik. So this complete team sits out at Gurgaon. Now we'll talk about the मतलब investment strategy. So in the investment strategy overall आप जनरली देखेंगे म्यूचुअल फंड्स लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो वो वर्ल्ड भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि लार्ज कैप का वर्ल्ड 1,75,000 करोड़ से ऊपर स्टार्ट होता है।
टॉप 50 कंपनीज 1,75,000 करोड़ के मार्केट कैप पे खत्म हो जाती हैं। देन कम्स मिड कैप, तो अगर हम 25,000 करोड़ से 1,75,000 करोड़ तक जाएं तो 250 कंपनीज आ जाती हैं, ये मिड कैप हो गया। उसके नीचे अगर आए 25,000 करोड़ से, ऑल्दो गवर्नमेंट से भी कोई वो नहीं करता, बट हम अपनी भाषा में नेक्स्ट 500 कंपनीज को स्मॉल कैप गिनते हैं। अगर आप 25,000 करोड़ से 500 कंपनीज तक नीचे आए तो 5,000 करोड़ के मार्केट कैप तक आ जाएंगे, तो 5,000 to 25,000 is roughly small cap for us, and less than 5,000 crore market cap is basically your micro caps and SMEs. Our main focus is working on SMEs. तो हजार से 5,000 के बीच में भी तकरीबन 1,000 कंपनीज हैं, बट लेस देन 1,000 करोड़ में देर आर अबाउट 3,600 कंपनीज। ओवरऑल अगर हम टोटल करें 50 + 250, 300 + 500, 800, 800 + 1,000, 1,800, तो 1,800 कंपनीज वर्सेस 3,600 कंपनीज, ऑलरेडी डबल है। तो मेहनत ज़्यादा लगती है पर रिवॉर्ड्स भी उतने फुलफिलिंग हैं, रिवॉर्ड्स भी वैसे हैं कि जहाँ पर हम बोल सकें कि हाँ मतलब कुछ अच्छे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स बन रहे हैं। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट अप्रोच सिंपल है, वी बिलीव इन ओनली 4 थिंग्स, जैसे कि अभी बात कर रहे थे टू कीप थिंग्स सिंपल। तो कीप थिंग सिंपल में क्या आता है कि आपको क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, मतलब व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय एंड व्हेन टू एग्जिट। और एग्जिट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी पहली 3 चीज़ें हैं, है ना। सो विल टॉक अबाउट आवर इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क। ये थोड़े से स्लाइड्स हिल के आ रही हैं यहाँ पर, बट ओवरऑल हम 3-4 तरह के इन्वेस्टिंग मॉडल्स पढ़ते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम डिस्काउंटेड कैश फ्लोज के बारे में बात करते हैं कि अगले 5 साल में कंपनीज कितना कैश फ्लो जनरेट करने वाली है, उसका प्रेजेंट वैल्यूएशन क्या हुआ। फिर रिलेटिव वैल्यूएशंस के बारे में बात होती है, इनमें हम वॉरेन बफे साहब और है ना इन सब के बारे में बात करते हैं। देन वी ऑल्सो हैव ग्रोथ इन्वेस्टिंग मॉडल्स जिसमें कैंसलिंग बहुत पॉपुलर है। देन देर इज मोमेंटम इन्वेस्टिंग एंड देन फाइनली क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स। इन चारों इन्वेस्टिंग मॉडल्स को अगर हम अमेलगमेट कर लें तो हमने अपना इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क बनाया है जिसे हम LMVT बोलते हैं। सो L गोज फॉर लीडरशिप, M गोज फॉर मोट, V गोज फॉर वैल्यूएशन एंड T गोज फॉर टेलविंड। लीडरशिप में पहले बंदा बाद में धंधा। हाउ इज द फाउंडर, दैट इज द मेन थिंग। फाउंडर कैसा है, उसका विजन कैसा है, उसका बिजनेस एक्यूमन कैसा है, उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसकी नीयत कैसी है, वो सब लीडरशिप का पार्ट बनता है। मोट में बिजनेस का की डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है, क्या एक आप कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हो या फिर आपके बिजनेस में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से दूसरे लोग जल्दी आकर उस बिजनेस में एंटर नहीं कर पाएंगे, उसको हम मोट बोलते हैं। उसके बाद वैल्यूएशंस जो कि हमने पहले बात करी, एंड देन टेलविंड्स। नेक्स्ट 5-10 मिनट्स में गैस खत्म हो जाएगा। तो टेलविंड्स में इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त किस चीज़ पे फोकस कर रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट या पूरा वर्ल्ड किस चीज़ पे फोकस कर रहा है। राइट नाउ होल ऑफ द वर्ल्ड इज फोकस्ड ऑन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड इंडियन गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ तो राइट नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन डिफेंस, देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन पावर में पावर जनरेशन, जैसे सोलर, विंड, रिन्यूएबल्स की बात कर रहे हैं हम, न्यूक्लियर की बात करने लग गए हैं, पावर स्टोरेज में कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के बारे में बात हो रही है, पावर डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात हो रही है, जिसमें हम स्मार्ट मीटर्स आने वाले टाइम में, जैसे आप हमने मोबाइल्स में देखा ना, हम वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम पोस्ट पेड मोबाइल फोन्स टू प्रीपेड मोबाइल फोन्स। इन नेक्स्ट 5 to 7 years वी विल मूव, इवन आवर इलेक्ट्रिसिटी विल मूव फ्रॉम पोस्ट पेड टू प्रीपेड। हमारे घर में स्मार्ट मीटर रहा करेगा जिसमें हम पहले रिचार्ज करवाएंगे और उसके बाद बिजली चला करेगी। तो ये सब चीज़ें बहुत फास्ट पेस से एक्शन में है। नेक्स्ट 5 to 10 years लॉट ऑफ कंपनीज विल एक्चुअली मूव आउट, ग्रो वेरी बिग आउट ऑफ इन दिस। तो ऐसे सेक्टर्स हमें पसंद है। रेलवेज पे गवर्नमेंट का फोकस है, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग की स्कीम्स लगा रही है, जहाँ पर फोकस है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ाया जाए, वो सेक्टर्स हमें अच्छे लगते हैं। सो विल मूव फॉरवर्ड, सो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल। द आइडिया इज टू गेट to invest in a company and remain invested for almost 4 to 7 years. The idea is again to, मतलब जहाँ पर हमें समझ में आता हो कि अगले 4 से 7 साल में ये बिजनेस कितना बड़ा बन सकता है, ऐसे बिजनेसेस में हम इन्वेस्ट करते हैं। अगेन फंड में हम तकरीबन 1 से 1.25% तक का एलोकेशन किसी भी कंपनी में लेते हैं। अगेन आइडिया है कि अराउंड 80 कंपनीज हम पोर्टफोलियो में एट द एंड ऑफ द फंड बिल्ड कर सकें और उन 80 कंपनीज को आगे फर्दर ग्रो होता देख सकें, जो अच्छे आइडियाज़ हैं। 1 से 1.25% से फ़ायदा क्या है कि आप अगर कोई भी वजह से कोई सेक्टर नहीं चलता या कोई कंपनीज में प्रॉब्लम आती है
तो एटलीस्ट आप डाइवर्सिफाइड हैं, आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न्स नहीं इम्पैक्ट होते. इट इज़ कंसिडर्ड कि जब आप 80 हैंड पिक्ड कंपनीज में चले जाते हो तो जनरली यू विल एंड अप हैविंग एटलीस्ट 4 आउटलायर्स. आउटलायर इज कि एक कंपनी नहीं पूरे, अगर ₹1 इन्वेस्ट किया उसी ने ₹100 बना दिए, तो 4 कंपनीज के ही ₹400 गिने जाते हैं. द रिमेनिंग 76 कंपनीज बिकम्स द एडेड बोनस जो भी रिटर्न्स आ रहे हैं. ओवरऑल एलोकेशन में हमारा 25% प्री आईपीओ में जाता है. आईपीओ में अराउंड 50% ऑफ द मनी गोज एंड द 25% गोज इन द रिमेनिंग सेकेंडरी मार्केट. तो प्री आईपीओज में इंडिया में 382 मर्चेंट बैंकर्स हैं. मर्चेंट बैंकर इज अ पर्सन हु ब्रिंग्स इन द आईपीओ. तो 382 में से टॉप 40 मर्चेंट बैंकर्स जो तकरीबन 98% आईपीओज लाते हैं, वी वर्क विद ऑल ऑफ देम. तो वहाँ से हमें कंटिन्यूसली प्री आईपीओ से के लिए आईपीओज के लिए कंपनीज मिलती रहती हैं. एंड इफ इट फिट्स आवर इन्वेस्टमेंट थीसिस वी इन्वेस्ट इन देम. Overall, out of 100 companies which we are getting, around 3% of the companies get selected. तो मतलब आफ्टर द इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क और ड्यू डिलीजेंस का पार्ट बहुत कम कंपनीज ही हैं जो बचती हैं. तो थोड़ा सा ड्यू डिलीजेंस वाली स्लाइड निकल गई पहले. हाँ, तो विल टॉक अबाउट ऑल्सो कि रिस्क क्या है. बहुत बार लोग बोलते हैं कि रिस्क, राजेश एसएमई कंपनी में पैसा डाल रहे हैं, शायद रिस्क ज़्यादा होगा, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी. अगेन ऑल ऑफ दिस इज नोशंस, मतलब ये इसका ग्राउंड रियलिटी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है. पहली बात, रिस्क कहाँ होता है. देखिए, अगर मैं ब्रेटली के सामने चला जाऊंगा और मुझे उसकी बॉल नहीं दिखेगी तो मेरा सिर फटेगा ही फटेगा. बट यही अगर सचिन होंगे या विराट कोहली जैसे अच्छा बैट्समैन होगा, ही कैन हिट अ 6. सिमिलरली वाइल इन्वेस्टिंग, इफ वी अंडरस्टैंड कि पैसा खराब कहाँ होता है, अगर वो चीज़ अगर आप समझ गए तो उसको अब अगर अवॉइड कर लें तो आपका पैसा खराब नहीं होगा. और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे. तो पहली चीज़ तो बहुत बार लोग एसएमईज को पेनी स्टॉक्स के साथ मिक्स करते हैं, तो कोई रिलेशनशिप नहीं है. व्हाट आर पेनी स्टॉक्स? पेनी स्टॉक्स आर द कंपनीज जो लिफाफा कंपनीज हम बोल देते हैं, है ना, कि हो सकता है उसका कोई बिजनेस ना हो इस वक्त चल रहा, कोई देयर माइट नॉट बी इवन एनीथिंग, कोई ऑपरेशंस ना रन हो रहे हो, कोई कैश फ्लोज ना हो कंपनी के, रेवेन्यू प्रॉफिट्स ना हो. ऐसी कंपनीज को पंप एंड डंप किया जाता है. तो ऐसी कंपनीज को अवॉइड करते हैं हम, क्योंकि वो सारे इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क्स के थ्रू जब पास होती हैं तो वो वैसे ही सीव आउट हो जाती हैं, वैसे ही फिल्टर आउट हो जाती हैं. बट अगर उसके बियॉन्ड अगर हम बात करें, पेनी स्टॉक्स के अलावा एसएमईज तो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, सबके तो कैश फ्लोज हैं, रेवेन्यूज हैं, प्रॉफिट्स हैं, तो ऐसा पंगा तो है नहीं. बट जनरली जब भी हम किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करें, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, 2 ही तरह के रिस्क हैं. पहला, कंपनी के ऊपर हाई डेट नहीं होना चाहिए. जहाँ पर भी कंपनी में हाई डेट होगा वहाँ दिक्कत आ सकती है. जब भी कोई कोविड लाइक सिचुएशन हो, कोई कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पर पैसा खराब हो सकता है, तो ऐसी जगहों पे मतलब जब भी कोई डाउन टाइम साइकिल का आए, कोई वॉर टाइप सिचुएशन हो, कोई कोविड टाइप सिचुएशन हो, तो जिसमें भी हाई डेट कंपनी, जब भी कोई हाई डेट कंपनी होगी, अगर वो अपना डेट सर्विस नहीं कर पाती तब उसको चैलेंज आ सकता है. एंड डेट को देखना ईजी है ना, इन अ बैलेंस शीट. द सेकेंड इज द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. बंदे की नीयत कैसी है उसको जानने के लिए वी हैव अ कंप्लीट फ्रेमवर्क जिसे हम LFOT बोलते हैं. L गोज फॉर लीगल, कि हम उसका पहले क्रिमिनल पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना कि वेदर कंपनी कोई इनकम टैक्स के या GST के या फिर जिस भी सेक्टर में काम कर रही है उसके नॉन कंप्लायंसेस तो नहीं रख रही. F गोज फॉर फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस, तो उसमें क्वालिटेटिव साइड है, क्वांटिटेटिव साइड है. कोशिश की जाती है कि हर तरीके से हम कंपनी को फाइनेंशियली, मतलब अपने आप में बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है. O गोज फॉर ऑन फील्ड, आप जाकर प्लांट विजिट करते हैं, मैनेजमेंट को मिलते हैं, फाउंडर को मिलते हैं, एंड यू गो एंड मीट द मैनेजमेंट एवरी 6 to 9 months टू अंडरस्टैंड कि ग्राउंड रियलिटी में एक्चुअली में काम क्या हो रहा है. वहीं से प्रोग्रेस समझ में आती है. एंड T गोज फॉर टेक्नोलॉजी, जिसमें अगर कोई उनके पास पेटेंट है, लाइसेंसेज हैं, ऑर्डर बुक है, तो उनकी LOIs को चेक करके तभी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं. इससे आप अवॉइड कर पाते हैं अपने रिस्क को. थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. नाउ दीज आर सम ऑफ द फ्यू कंपनीज वेयर वी हैव इन्वेस्टेड. सो जैसे JD केबल है, इसमें हमने प्री IPO में भी इन्वेस्टमेंट किया था, IPO में भी प्री IPO में 116 में इन्वेस्टमेंट किया था, 142 में IPO आया था. टुडे इट इज लिस्टेड एट 195. वी आर स्टिल इन्वेस्टेड. सेकेंड कंपनी MV इलेक्ट्रो सिस्टम में मधु केला जी ने हमारे साथ इसमें इन्वेस्टमेंट किया है. फरीदाबाद बेस्ड कंपनी है, रेलवेज के प्रोपल्शन सिस्टम्स बनाते हैं. इंडिया में 2 ही कंपनीज हैं जो प्रोपल्शन सिस्टम्स बना रही हैं.
केवी टॉयज में विजय केडिया जी ने हमारे साथ एंकर अलॉटमेंट लिया था, यही थाने बेस्ड कंपनी है, इट्स अ गुड टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. So we'll move forward, we'll not discuss each and every company. Again, this is the structure of the fund. Again, the structure is same as compared to a mutual fund. Same ही structure होता है जिसमें आपके पास custodian के पास सारा का सारा asset रहता है. We also have everything online. तो K FinTech है जो हमारे basically fund accounting, RTA और KYC का काम कर रहे हैं. The last slide ये important है, इसके ऊपर 2 मिनट लगा लेते हैं. तो we take 10% of the capital every quarter. तो वी डोंट आस्क फॉर 1 करोड़ इन अ सिंगल गो. तो अभी हमने लास्ट ईयर मार्च में फंड स्टार्ट किया था. जस्ट नाउ वी हैव कॉल्ड इन द फिफ्थ मनी कॉल. तो अभी 50% ऑफ द मनी वी हैव बेसिकली इन्वेस्टेड. फिफ्थ मनी कॉल तो अभी किया है, 40% इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट किया है हमने. तो एवरी क्वार्टर वी कॉल इन 10% ऑफ द मनी. तो साल में 4 क्वार्टर हैं, 40%. सेकेंड ईयर में अगेन 40%. remaining 9th and 10th quarter में 20%. So any investor coming on board will be investing 50 lakh in a single go and the remaining 10% he can keep on giving us every quarter. तो 2.5 साल में एंट्री है एंड मोस्टली हम यूफोरिया में पोजीशंस को कट करते हैं. बट वी हैव सीन इन द मार्केट देयर इज अ 8-year साइक्लिसिटी. 2024 में वी हैव ऑब्जर्व्ड कि यूएस का डेट क्राइसिस अनफोल्ड होना स्टार्ट हुआ, उसके बाद मार्केट में करेक्शन आया. 2024 से 8 साल पहले चले जाएं तो 2016 नवंबर में डीमोनेटाइजेशन हुआ था और उसके बाद जीएसटी का इन्वेस्टमेंट हुआ था, जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था, उससे कारण मार्केट फॉल हुई थी. 2016 से 8 इयर्स पहले चले जाएं 2008 में तो यूएस का सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, लेमन ब्रदर्स हुए थे जिसकी वजह से मार्केट क्रैश हुई थी. 8 इयर्स और पहले चले जाएं 2000 में तो आईटी बबल बर्स्ट हुआ था. 8 इयर्स बिफोर 90 to 93 में हर्षद मेहता का केस हुआ था. इवन 1984 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था. सो एवरी 8 years मार्केट टेंड टू टेक अ करेक्शन एंड फर्स्ट 3 years आफ्टर दिस करेक्शन वी हैव सीन मार्केट बेसिकली कंसोलिडेटिंग. जैसे आप 2001 से 3 उठा के देखिए, 9 से 11 उठाइए, 17 से 19 उठाइए, सेम आपको सेम साइकिल दिखेगा. बट हुएवर हैज अकम्युलेटेड स्टॉक्स इन दिस कंसोलिडेशन इन द नेक्स्ट बुल रैली 2007 से 8 में जो भी यूफोरिया बिल्ड हुआ था, या फिर 15 से 16 या 23 से 24 में वही शेयर 10x, 20x, 50x और इवन 100x भी बने इन द सेम. एवरी 8 year वी टेंड टू सी द मार्केट है ना गोइंग इन अ करेक्टिव फेज. तो उसी वजह से हमने जो पहले बात करी कि पहले 3 साल जो हैं वो कंसोलिडेशन के रहते हैं. उसमें अगर आप अच्छी कम्युलेशन कर लेते हैं तो नेक्स्ट बुल रैली में वही शेयर्स का एक अच्छा एप्रिसिएशन आ जाता है. उसके बाद वन थिंग व्हिच आई वांटेड टू अगेन डिस्कस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फंड. सो जस्ट टेक अ मिनट. सो गाइस यहाँ पर मैनेजमेंट फीस के साथ एक प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल होता है. 2% इज द मैनेजमेंट फीस एंड 20% इज द प्रॉफिट शेयरिंग ऑन अ 12% हर्डल. नो दिस इज डिफरेंट एज कंपेयर टू अ म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड में आपने क्या देखा है कि एयूएम के ऊपर फीस चार्ज की जाती है. जब किसी एयूएम पे फीस चार्ज की जाती है तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ट्रांसपेरेंट मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग. दिस इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ट्रांसपेरेंट मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग जहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल है. एंड आई विल टेल यू व्हाई. ऐसा गिना जाता है कि फंड मैनेजर और इन्वेस्टर के जो गोल्स हैं वो अलाइंड नहीं है जब आप एयूएम पे फीस चार्ज करते हैं. फंड मैनेजर या फिर कंपनी एएमसी का हमेशा से प्रेरोगेटिव क्या रहेगा कि इन्वेस्टर हमेशा इन्वेस्टेड रहे, to be invested all the time, because as soon as investor will withdraw the money, fund managers or the AMC will stop making money. मतलब उनको कोई फीस नहीं आएगा, है ना. इस वजह से अलाइनमेंट 1:1 या फिर डायरेक्टली अच्छी नहीं गिनी जाती एज कम्पेयर टू अगर हम ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में बात करें. कैन वी टर्न ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल रहता है. फंड मैनेजर जो हमने पहले बात करी थी कि एग्जिट राइट टाइम पे एग्जिट करना भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना बाकी की 3 चीजें थी. तो फंड मैनेजर इंश्योर करता है कि एग्जिट कर कर ये पैसा वापस दे दिया जाए इन्वेस्टर को, सो दैट सिर्फ कागजों में ही पैसे बढ़ते ना रहे. द पर्सन द इन्वेस्टर इज एबल टू फील दैट मनी एज वेल. इसी वजह से अगेन एज एन एग्जांपल लास्ट 2024 में जिसने जुलाई टू सितंबर 2024 में एग्जिट नहीं किया, आज वही स्टॉक 100 रुपए, मतलब इट इज डाउन बाय एनीवेयर बिटवीन 40 to 65%. 100 रुपए वाले शेयर 60 रुपए भी आए हुए हैं.
तो फंड मैनेजर को पता है अगर वो 100 रुपए पे एग्जिट करेगा उसको 20 बचेंगे और इन्वेस्टर को 80 आएंगे, एज कम्पेयर टू अगर वो 60 पे एग्जिट करता है तो फंड मैनेजर को 12 आएंगे, इन्वेस्टर को 48 आएंगे। तो अपने 12 के 20 बनाने के चक्कर में इन्वेस्टर का भी भला होता है कि उसके भी 48 की बजाय 80 बनते हैं। सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ट्रांसपेरेंट मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग। सो आई टेक एन एग्जांपल, अगर मान लीजिए 1 करोड़ है, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लास स्लाइड। 1 करोड़ है, 6 करोड़ बनता है, तो 1 करोड़ प्रिंसिपल है इन्वेस्टर का, 5 करोड़ का प्रॉफिट है, 80-20 मींस 5 करोड़ के प्रॉफिट में 80% गोज टू द इन्वेस्टर, सो 4 करोड़ गोज टू द इन्वेस्टर एंड 20% गोज टू द एएमसी। तो इन्वेस्टर के पास 4+1 प्रिंसिपल को ऐड करके 5 करोड़ हुआ और एएमसी के पास 20% मींस 1 करोड़ हुआ। एंड द कंप्लीट प्रोसेस इज ऑनलाइन। आप जैसे म्यूचुअल फंड में या किसी भी और स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर सारी चीज आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड एवरीथिंग कैन बी ट्रैक थ्रू ईमेल्स। यहाँ पर AIF के बीच में वंस इन अ मंथ NAV चेंज होती है। सो बाय दिस आई विल रेस्ट my presentation. If there are any Q&A, we'll love to have. जी. Hi. So, your figures look very attractive, but I'm sure there's a flip side to it. So could you brief us on your risk factors in this? Is there any heavy drawdown, volatility, any other chance of loss? Right. So there were two things which we discussed earlier. First we discussed ki SME versus penny stocks, and we also discussed about LFOT framework, risk है ना. So there are couple of types of risk which we feel. First is on the high debt companies, we don't invest in high debt companies, and second we don't invest in companies where the corporate governance is loose. Now if we compare it, मतलब now the question is not on the risk, you are asking about the volatility or the liquidity side of it. So again fallacy क्या है कि large cap कम गिरते हैं और mid caps और small caps में भी ज़्यादा गिरते हैं. We have actually got few of the presentations. We can go on to the third slide if we can. So वहाँ पे हमने 7.5 करोड़ का, so I'll give you a comparison for a volatility thing. So 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे 7.5 करोड़ का रिटर्न देखा है. बट अगर आप हमारी 6 महीने पहले वाली स्लाइड्स देखेंगे तो जून 2020 से जून 25 तक का उसमें चार्ट दिया हुआ है. उसमें वही 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 11.5 करोड़ बना है SME में. अगेन गोइंग बैक इन 2020 जून में मार्केट ऐसे गिरा था और फिर ऐसे उठा था. तो जून में आप लो पे थे, मतलब मार्च में आप लो पे थे. तो अगर हम थर्ड स्लाइड पे जाएं, यहाँ पर 11.5 करोड़ बनता है SME में, स्मॉल कैप में बनता है 3 करोड़ 13 लाख 313%, और 87% की बजाय निफ्टी 50 में बनता है 150%, 1.5 करोड़. तो 1.5 करोड़ से 87% ऑलमोस्ट आप 63 लाख नीचे आए हैं. So you are down by anywhere by 43-44% लार्ज कैप में. As compared to small cap 3 करोड़ 13 लाख से आप 150 करोड़, तो 1 करोड़ 63 लाख का आप डाउन आए हैं. So again the difference is more than 50%, है ना. But if we compare from 11.5 crore, you have come down to 7.5 crore. So the downside is only 34%. So SMEs में drawdown कह लीजिए या volatility कह लीजिए कम है. पर इन जनरल हमारा नोशन क्या रहता है कि लार्ज कैप कम गिरते हैं, बट ऐसा मतलब एटलीस्ट डेटा नहीं बताता. So the standard deviation is lesser than what it would be for Nifty or small caps? I'll not say lesser, but yes, मतलब from a index point of view it will be less. There will be companies which will go down as we see it in large caps as well as in small caps. Even there are companies which here also gets corrected by 50 to 70%. But standard deviation is less. Well, thank you so much for that, Mr. Singla, and for waiting by patiently as well.